हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अंशुमान आर्यन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी CSAT प्रैक्टिस सीरीज फॉर योर अटेम्प्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 23 एंड 24। तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 23 में, ठीक है, या फिर 24 में देने का सोच रहे हैं तो आपको पता है ये 3 स्टेज का एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज इज़ ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हमारे यहाँ 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज़ ऑफ GS, ठीक है, एंड पेपर 2 जो है वो है क्या, CSAT, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस CSAT का पेपर का जो तैयारी है वो हमारे साथ आप थ्रू दिस फ्री इनिशिएटिव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पेड इनिशिएटिव्स है, उसमें भी आप इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। तो अब काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, तो अब आपको अपना जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको रीप करना है, क्योंकि लेटर ऑन जब आप जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आएगा तो आपको अपने GS पे ज़्यादा आपको ऑब्वियसली अपना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा सेक्शन यही है और इसी से आप एग्ज़ाम पास भी करते हैं। लेकिन CSAT को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। इसमें अगर आपको 66.66 नंबर आउट ऑफ 200 नंबर नहीं आता है तो आपका जो है फिर अगेन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो CSAT को ध्यान में रखना है, एक अच्छे से अभी प्लान करके चलना है कि अगर आप अभी CSAT को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं तो जैसे 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 मार्च अप्रैल मई के टाइम में जो है आप थोड़ा सा जो है CSAT पे 1-2 घंटा अगर टाइम देंगे तो आपका काफ़ी होगा और मैक्सिमम टाइम जो है आप GS को डेडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 17। इसके पहले हमने 16 लेक्चर्स में, जो भी नए व्यूअर हैं हमारे जो पहली बार इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि ये 16 लेक्चर्स को जो है आप डेफिनेटली देखिए। इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने खास करके कवर किया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक था और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता था। तो इसमें हमने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जो है और डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट्स को कवर किया, फिर उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में भी कुछ रीसेंट टाइम्स में क्वेश्चंस जैसे आते हैं, जैसे रेसेस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग इस प्रैक्टिस सीरीज़ में कवर करें। अगेन दिस इज, आपको पता है कि ये प्रैक्टिस सीरीज़ है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ टाइम लिमिट रहता है। तो जितने भी टाइम हमारे पास अवेलेबल रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट्स भी बताते हैं और अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। दूसरा एक इनिशिएटिव जो है हमने इसी सीरीज़ में क्या लिया कि आपको पता है रीसेंट टाइम्स में CSAT का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आने लगा है। अगर आप 2019, 2020, 21 के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर साल जो है वो लेवल जो है वो रेज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये लेवल रेज हो रहा है तो हमें अपना प्रिपरेशन को भी मैच करना पड़ेगा। तो इसी कारण हमने जो है रीसेंट टाइम्स में जो कैट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैट में जो क्वांट के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, या इवन लॉजिकल रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए थे, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया है कुछ लेक्चर्स में, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्योंकि हम लोग CSAT का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कैट का क्वेश्चंस हम लोग क्यों देख रहे हैं? इसीलिए देख रहे हैं कि अगर आप एक अच्छे एग्जाम का जिसमें अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चंस आता है और हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आता है, अगर आप उसको सॉल्व करके जाते हैं तो CSAT आपको डेफिनेटली ईजी लगेगा। आप एक्सपेक्ट करके रखिए कि क्वेश्चंस जो है वो आपको डिफिकल्ट आएगा। अगर इजी आ जाता है तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन हो जाएगा, लेकिन अगर टफ भी आता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपना प्रिपरेशन जो है वो लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है, हमने 16 लेक्चर्स देख लिया है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं लेक्चर 17 में, वो देखेंगे अबाउट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ऑलरेडी हमने 2-3 लेक्चर्स में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप जो बोलिए, जिसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और हमने देखा कि जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। RC जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चंस होता है, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है CSAT में, इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसके ऑप्शंस इवन एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगर कीज से भी मिलाएंगे तो वो वैरी करेगा, ठीक है। तो इसी कारण रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि बहुत लोग जो है सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जो रिलाई करते हैं, ठीक है, उनको भी काफ़ी मुश्किलात आता है, क्योंकि उनका स्कोर्स जो है, अगर वो सिर्फ RC के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वांट के सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो फिर अगर 1-2 आंसर भी मिसमैच हो जाता है या ऑफिशियल की के अनुसार उनका सही नहीं होता है तो उनका स्कोर जो है वो 66 के नीचे चला जाता है। और हमने ये सारे चीज़ जो है हमने ऑलरेडी एक लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा रहा है इन दी लास्ट 2 ईयर्स, 21 और 22 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वांट के रीसेंट टाइम्स में 38
या 37 क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो आपको DI होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जो कि आपको ग्राफ्स, चार्ट्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं, पाई चार्ट्स, तो ये सारे आप क्वांट में ही इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक तरह से क्वांट के ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आपको जो है ग्राफ्स, पाई चार्ट, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। जैसे कि एक रिसेंट टाइम में पाई डायग्राम पे क्वेश्चन बहुत आया कि एक ह्यूमन बॉडी में सर्टेन परसेंटेज ऑफ वाटर है और सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोटीन है, तो आपको बताइए कि ये जो है कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी देख रखा है। दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ क्वांट, ठीक है। तो DI को जो है आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ क्वांट। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, 15 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। लॉजिकल रीजनिंग में भी हमने देखा है कि अल्फ़ाबेट सीरीज, और उसके बाद फिर है आपका कोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 38 क्वेश्चंस हो गए क्वांट के, 15 क्वेश्चंस हो गए लॉजिकल रीजनिंग के, और 27 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। अगर आपको CSAT क्वालिफाई करना है विथ डिसेंट मार्जिन आप बोलेंगे, क्योंकि डिसेंट मार्जिन के साथ अगर आप क्रॉस करेंगे तभी आप टेंशन फ्री रहेंगे प्रीलिम्स देने के बाद। अगर आपका मार्जिन जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 66.66 नंबर इज क्वालिफाइंग, तो और आपका जो है स्कोर आ रहा है वो कहीं 70 या फिर 75 तक भी अगर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप टेंशन में रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि ऑफिशियल की जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है फ्रॉम कोचिंग कीज, ठीक है। तो इसी कारण ये इसको भी नहीं, इसके भी आगे आपको जाना है, 80 क्रॉस करके आपको रखना है CSAT में, ताकि आप पूरी तरह से फ्री हो जाए कि CSAT की वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, और आप मेंस की तैयारी, जो 1 महीने का टाइम होता है रिजल्ट आने तक, वो काफ़ी क्रूशियल होता है। इस 1 मंथ में आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, ठीक है, या दुविधा में नहीं रहेंगे वंस आप 80 का जो मार्क है उसको क्रॉस करते हैं। अब इस 80 मार्क को क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। अब ये 45 क्वेश्चंस में अगर आपका एक्यूरेसी 85 से 90% कुछ भी रहता है, तो आप जो है ईजिली जो है अपने डिजायर्ड स्कोर तक पहुंच सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको जो है ये जो मैं 45 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ये इजी क्वेश्चंस, तो इजी क्वेश्चंस में आपका एक्यूरेसी जो है वो ऑब्वियसली 90% होना चाहिए। अब इजी क्वेश्चंस आप बोलेंगे कि कैसे चूज़ करेंगे, तो आपको CSAT में चाहे आप, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल जो हैं, लोग जो हैं इस एग्ज़ाम को देते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड, फार्मेसी बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए क्या करती है UPSC की, कुछ ईजी क्वेश्चंस हमेशा देती है। अब ईजी क्वेश्चंस कहाँ से है, तो आप बोलेंगे तो क्वांट में आपको ऐसे 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में आपको ऐसे बोल के चलिए आप 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 27 आते हैं टोटल, लेकिन 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप खोज के निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे अगर आप जोड़ेंगे तो आपके 45 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इस 45 क्वेश्चंस को ढूंढना और बनाना जो है वो बहुत क्रूशियल है, और यही डिसाइड करेगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब कुछ लोगों का क्या होता है, क्वांट एक्सेप्शनली अच्छा होता है, तो वो 38 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस सिर्फ क्वांट के सॉल्व कर देते हैं, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, उनको टेंशन नहीं होता है CSAT का। कुछ लोगों का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कम रिलायबल है रैदर देन क्वांट। अगर कोई बोलता है कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरा 95% एक्यूरेसी है, फिर भी चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो अगर सिर्फ RC पर डिपेंडेंट है तो फिर वो कट ऑफ के थोड़े नज़दीक पहुंच जाए और फिर हमको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसी कारण आपको एक परफेक्ट मिक्स चाहिए कि 20 क्वेश्चंस क्वांट के, 10 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के, और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, जो कि आपको निकालना है, ढूंढना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए आपको पता है नेक्स्ट प्रीलिम्स में सिर्फ 188 डेज बचा हुआ है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, काउंटडाउन बिगिन हो चुका है, और आपको क्या करना है, CSAT अगर आपका आप बोल सकते हैं कमज़ोर कड़ी है, तो अभी से आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डेडिकेट करिए, 3 से 4 घंटा आप CSAT की तरफ दीजिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर GS का लोड बढ़ेगा, तो फिर आप CSAT को 1-2 घंटा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि अगर अभी मैं CSAT को टाइम नहीं देता हूँ, GS पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, तो फिर CSAT आपको लास्ट के 3 मंथ में बहुत परेशान करेगा। इसी कारण टाइम को मैनेज करिए, टाइम डेडिकेट करिए ढंग से, और आप जो है अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को पाइए। अब चलिए बढ़ते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के PYQs। ये हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको पता है सबसे बेस्ट तरीका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना, समझना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो UPSC आपसे क्या चाहता है किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये आप कैसे जान सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और फिर उनके जो आंसर्स आए हैं जो कि आपके
आपको ऑफिशियल की में मिलेंगे, उससे अगर आप मैच करते हैं तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि यूपीएससी एक्चुअली जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपसे चाह क्या रहा है। अगर इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद एक इंपॉर्टेंट कुछ आउटकम्स निकल के आता है जिसको आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते वक्त जो है दिमाग में रखना है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हमने कहा है कि देखिए चूज़ योर क्वेश्चंस वाइजली, ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आपको जो 27 क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि क्रिटिकल मैसेज क्या है, क्रक्स ऑफ द मैसेज क्या है। तो पहले आप वैसे क्वेश्चंस को ढूंढें जिसमें सिंगल स्टेटमेंट आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या होता है मोर देन वन सही होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है, लेकिन जो ईजी वाले हैं पहले उसको सॉल्व कर लेना है, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से भी ईजी कुछ क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसको सॉल्व करिए। तो इसी कारण ये जो 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं इसको आप पहले सर्वे करिए, तब जाके आप किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पहला ही एक पैसेज देख लिया और आपने अटेम्प्ट कर दिया और पता चला कि ये पैसेज बहुत बड़ा है, इसका ऑप्शंस बहुत क्लमजी है, कोई करेक्ट आंसर निकल के आ नहीं रहा है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसी कारण आप सर्वे करिए क्वेश्चंस का पहले, उसमें अगर आप 5 मिनट डेडिकेट कर देते हैं तो वो आपको ज़्यादा रिजल्ट रीप करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, देखिए क्या ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शंस हैविंग, ये जो है हमने कहा है कि मैक्सिमम केसेस में वैसे ऑप्शंस सही होते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, सीसैट में एक्सेप्शंस भी देखा गया है, लेकिन आपको एक जनरलिस्टिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि अगर आपको वैसा ऑप्शंस चूज़ करना है जिसका सबसे ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरह से जो मैसेज है आप बोल सकते हैं पैसेज का, उसको इनकम्पास कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है जो आपको लगेगा कि उस ऑप्शन में एज्यूम किया गया है, तो भी वो आपको वैसा ही ऑप्शन चूज करना है जिसका थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो, ठीक है। ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रीलिम्स में लोगों को दिक्कत आती है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 में हो, वो होता है सेकेंड गेस करना। सेकेंड गेस करने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक, जैसे आपने जीएस में भी पढ़ रखा है, ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कोई ऑप्शन सही लग रहा है, फिर आपने अपने ही ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करके गलत कर देना है। ये बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स में देखा गया है। इस चीज़ को आपको सीसैट में भी अवॉइड करना है। अगर आपने कोई, खास करके ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको आरसी में पढ़ के अगर आपको कोई ऑप्शन लगता है कि नहीं सबसे मोस्ट प्रोबेबल यही होगा, तो आप उस ऑप्शन को डेफिनेटली मार्क करिए। अगर आप थोड़ा देर रुक कर कुछ दूसरा रीजनिंग ढूंढ कर जो है उस ऑप्शन को गलत कर देते हैं, तो मैक्सिमम केस में पाया गया है कि वो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपने पहले जो है वो सही सोच रखा था। तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है। अपने जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो है उतना ही आप बोल सकते हैं इंट्यूशन स्ट्रांग होगा और आप सही आंसर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गैस कर लेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इसी पर बेस्ड हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थे जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, हमने वो डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस है ये प्योरली सीसैट पे बेस्ड है और बहुत सारे जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करिए, पूरे जो है पैसेज को अच्छे से पढ़िए और फिर जो है ऑप्शंस को देखिए, वे करिए, सही मार्क करिए और फिर जो है हम लोग इसका आंसर देखेंगे और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है द सक्सेस ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश has established the fact and several literatures in this regard also acknowledge it that poor are bankable in terms of capacity to save and repay loans provided the same are collected at the doorstep in small amount at frequent intervals, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस पैसेज को आगे पढ़ते फिर आपको समझ में आएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो फाइनेंस विच सूट्स द माइंडसेट्स and capacity of the poor. It was defined in 1997 Microcredit Summit as programs that provide credit for self-employment and other financial and business services, including saving and technical assistance to very poor person. ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द ग्रामीण बैंक एक्सपीरियंस ऑफ बांग्लादेश हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इफ पुअर आर सप्लाइड विथ वर्किंग कैपिटल दे कैन जनरेट प्रोडक्टिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हमने पैसेज पढ़ लिया, आपके साथ पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा इसको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज अबव, ठीक है। क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट हर जगह ऐसे ही दिए रहेंगे कि आपको बताना है कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद सबसे मोस्ट लॉजिकल, रैशनल और क्रूशियल मैसेज जो है वो क्या आपको ऑथर कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है। फर्स्ट है, देखते हैं चलिए। अगेन हमने बोला है कि आपको कुछ कुछ चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि
वैसे ऑप्शंस देखने जो कि पूरे इनकम्पासिंग हो, सारी चीज़ को कवर कर रहे हो, ठीक है। और आपको ऑलरेडी आपने पैसेज पढ़ लिया तो आपको एक दिमाग में इमेज बन गया होगा कि यहाँ पर बात हो रहा है कि बांग्लादेश ने जो है ग्रामीण बैंक का मॉडल काफ़ी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है और उससे ये बताया है कि अगर पुअर्स को, ठीक है, जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनको अगर हम लोग माइक्रो क्रेडिट्स देते हैं, ठीक है, और उनसे अगर हम लोग टाइम से रीपेमेंट लेते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, तो ये जो क्रेडिट सिस्टम है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होता है और ये बांग्लादेश ने थ्रू ग्रामीण बैंक करके हमें दिखाया है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया हमें इस पैसेज के बारे में पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। फर्स्ट क्या है, इंडिया डज नॉट हैव माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर इट्स पॉपुलेशन इन इट्स हिंडरलैंड। देखिए ये कहाँ से स्टेटमेंट आ गया, इंडिया की बात कहीं पर भी नहीं हो रही है और ये जो है बिल्कुल एक ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट है। इंडिया के बारे में बुराई किया जा रहा है कि इंडिया डज नॉट हैव अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन इट्स पॉपुलेशन इन इट्स हिंडरलैंड। तो ये कहीं से भी इस पैसेज में नहीं दिया हुआ है और ये बहुत ही ऑफ द टॉपिक एक स्टेटमेंट बना दिया गया है। तो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए ग्रामीण बैंक शुड ओपन ब्रांचेज इन इंडिया एज वेल। ये कहीं पर से ये जो है ये नहीं बोला जा रहा है कि ग्रामीण बैंक जो है जो कि बांग्लादेश में एग्जिस्ट करता है वो जो है इंडिया में ब्रांच उसको खोलना चाहिए, ऐसा कहीं बात हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एज अ जनरलिस्टिक प्रिंसिपल कि माइक्रो क्रेडिट सिस्टम अगर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है और जो पुअर्स का है उनका लाइफ जो है वो काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। तो ये सारे मैसेज कन्वे कर रहा है। अब ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ग्रामीण बैंक जो है वो इंडिया में खुलना चाहिए, तो दिस इज अगेन ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट, इसको भी आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, माइक्रो क्रेडिट ऑफर्ड ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स। यहाँ पर देखिए माइक्रो क्रेडिट की बात हो रही है, हर जगह बोला ही जा रहा है क्योंकि आपको माइक्रो क्रेडिट का बात हो रहा है कि कैसे उसको अगर हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट करें, अगर ढंग से रिपेमेंट लें तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है। वही दिया हुआ है कि माइक्रो क्रेडिट ऑफर्ड ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स। प्रैक्टिकल टर्म्स क्या हुआ कि आप एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे उसको दे रहे हैं, एक रीजनेबल ईएमआई उनसे ले रहे हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ले रहे हैं कि वो अच्छे से रीपे कर पाएँ, तो इसी को जो है हम लोग प्रैक्टिकल टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। कैन जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर दी अनप्रिविलेज्ड। ये तो बहुत ईजी ऑप्शन है, आपको बिल्कुल ये नो ब्रेनर लग रहा है कि यही जो है स्टेटमेंट आपका सही होगा अभी तक। अगेन हम लोग वेट कर लेते हैं, सारे स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है। फोर्थ क्या है, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट विल बी ऑफर्ड टू द पुअर इन द फ्यूचर। अगेन ये जो है बिल्कुल ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द क्रेडिट विल बी, ऐसा बोला जा रहा है कि फ्यूचर में सारा पैसा जो है वो पुअर्स को दिया जाएगा। ये भी कहीं स्टेटमेंट में पूरे आप बोल सकते हैं पैसेज में नहीं दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी जो गलत है। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है आपका ऑप्शन सी, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है इट इज़ सर्टेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अभी आप वीडियो को पॉज करिए और पहले इसको पढ़ने का कोशिश करिए और फिर जो है इसका आप आंसर देखिएगा। इट इज़ सर्टेन दैट सेडिशंस, वॉर्स एंड कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ द लॉज आर नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स एज टू द बैड स्टेट ऑफ अ डोमिनियन। फॉर मैन आर बॉर्न फिट फॉर सिटीजनशिप बट मस्ट बी मेड सो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फॉर मैन जो है हम लोग आगे इस पैसेज का मतलब समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स मैन नेचुरल पैशंस आर एवरीवेयर द सेम and if wickedness more prevails and more offences are committed in one commonwealth than in another, it is certain that the former has neither enough pursued the end of unity nor framed its laws with sufficient forethought, and that therefore it has failed in making quite good its right as a commonwealth। ठीक है, अब आपको बताइए कि इस पैसेज से क्या समझ में आया। हम लोग पहले ऑप्शंस देखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ जो है हम लोग को इस पैसेज पढ़ने के बाद जो दिमाग में आ गया होगा वो क्या क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये बताया जा रहा है कि मेन जो है वो नेचुरली उनका जो पैशन है और वो जो है वो एक ही तरह के होते हैं चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी भी कंट्री को हम लोग सिविलाइज्ड या बोल सकते हैं आप लॉ अबाइडिंग कंट्री तब होगा जब वहाँ पर जो है एज अ सोसाइटी आपको परस्यू किया गया है यूनिटी, ठीक है, या फिर वहाँ पर बहुत अच्छे लॉज जो हैं वो फ्रेम किए गए हैं जो कि एक कॉमन पर्सन को, एक मैन को जो है वो सिटीजन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज, फ्रेमिंग ऑफ लॉज, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट और दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक कंट्री को या एक डोमिनियन को
होने चाहिए अपने सिटीजन्स को सिविलाइज्ड बनाने के लिए। ठीक है, एक अभी जस्ट ये पैसेज पढ़ के हमें समझ में आया, जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी हम लोग को क्लियर होगा ये पैसेज। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। ठीक है, फर्स्ट है आपका सेडिशंस, वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन। ये भी देखिए एक सही है, ये भी एक स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बोला गया है कि जो है डोमिनियन के सक्सेस का उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ कितने अच्छे लॉज फ्रेम्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ डोमिनियंस अच्छे भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेडिशंस, वॉर और ब्रीच ऑफ लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आप अभी इसको होल्ड पे रखिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। It is not the people but the sovereign who is responsible for all the problems of any dominion। ठीक है, दिस इज अगेन अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि पीपल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सॉवरेन जो कि कंट्री है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द डोमिनियन। ऐसा नहीं है, आपको पता है सिटीजन्स भी जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है किसी भी डोमिनियन के सक्सेसफुल होने का या नहीं होने का। ठीक है, तो इसी कारण ये स्टेटमेंट भी जो है एक्सट्रीम है। यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर ऑल द प्रॉब्लम के लिए जो है आपका सॉवरेन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। दिस इज अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। यहाँ पे देखिए बिल्कुल यही चीज़ जो है आपके पूरे पैसेज में दिया हुआ है कि जो डोमिनियन जो है वो जो परस्यू करता है एम ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, इस तरह का चीज़, इस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और जो है अच्छे लॉज बनाता है। ठीक है, अच्छे लॉज फ्रेम करता है अपने पीपल को एज अ सिटीज़न बनाने में, गुड सिटीज़न बनाने के लिए। आपको पता है किसी भी कंट्री में लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लॉज ही आपके जो है आप बोल सकते हैं एक एनिमल को एक सिविलाइज सिटीज़न बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपको पता है तो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी कारण ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भी डोमिनियन परस्यू करता है एम ऑफ यूनिटी और जो अच्छे लॉज बनाता है वही एक अच्छा सक्सेसफुल डोमिनियन होता है। ठीक है, तो इसी कारण जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा लग रहा है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, डी भी देख लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू स्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन। अगेन देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अब आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा कि देखिए जनरली होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन मेकर के दिमाग में सोचिए कि अगर आप वो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उन्होंने ये पैसेज दिया, उसके बाद वो ऑप्शंस जब सेट करते हैं तो उसमें से डेफिनेटली वो दो ऑप्शंस ऐसे देंगे जो कि आपको लगेगा कि जो नज़दीक है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स वो डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे उसमें से एक ये स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू स्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन। बिल्कुल ऐसा है क्या? कहीं भी आपका नहीं दिया हुआ है कि इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लॉज फ्रेम करते हैं और अगर आप एज अ सोसाइटी अगर यूनिटी परस्यू करते हैं तो आपका जो है एक आप अच्छा डोमिनियन बना सकते हैं, गुड डोमिनियन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका एकदम ही एक्सट्रीम सेंटेंस हो गया कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक गुड डोमिनियन बनाएं। तो ये सारे जब भी आप स्टेटमेंट देखें तो आप इसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। यही जो है मकसद है आपको बताने का। और देखिए सीसैट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आप एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस तरह के सेंटेंसेज या इस तरह के स्टेटमेंट्स को देखें जो कि एक्सट्रीम सेंटेंस बोल रहा है, ऑफ द टॉपिक चीज़ बता रहा है, उसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A study conducted on the impacts of climate change over the Kaveri Basin of Tamil Nadu using regional climate models showed an increased trend for maximum and minimum temperatures and a decrease in the number of rainy days. ठीक है, these climatic shifts will have an impact on the hydrological cycle in the region, led to more runoffs and less recharge and affect the groundwater tables. ठीक है, further there has been an increase in the frequency of droughts in the state. This has driven farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops. ठीक है, तो अगेन एक ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा कि क्या है कि यहाँ पर कावेरी बेसिन तमिलनाडु के बारे में बात हो रहा है कि वहाँ पर जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ हो रहा है और डिफरेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो रेनी सीज़न है या जो मानसून सीज़न है वो अफेक्टेड हो रहा है। अब जब मानसून सीज़न अफेक्ट हो रहा है तो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी अफेक्ट हो रहा है और जिसके वजह से क्या होता है कि जो पानी पड़ता है वो मैक्सिमम रन ऑफ हो जाता है। रन ऑफ मतलब जो आपके ड्रेन में चला जाता है और ग्राउंड वाटर में सीप नहीं करता है। अगर ग्राउंड वाटर में सीप नहीं करता है तो आपको पता है ग्राउंड वाटर टेबल्स जो है वो डिप्लीट करने लगता है। तो ओवरऑल कुछ यही मैसेज आ रहा है पैसेज से। अगेन हम लोग स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे, लेकिन आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए कि इस पैसेज में ये बोल रहा है कि कावेरी बेसिन में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कुछ हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है जिसके वजह से
क्रॉपिंग पैटर्न भी जो है वो चेंज हो रहा है, और फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका जो डिपेंडेंसी है वो किस पे इंक्रीज कर रहा है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स पे, क्योंकि जो पहले मॉनसून से या फिर जो क्लाइमेट से, जो रेनी सीजन से जो हमें पानी मिलता था उससे हमारा क्रॉपिंग होता था, लेकिन क्योंकि अब वो आपका जो है साइकिल बिगड़ गया है, तो इसी कारण फार्मर्स जो है वो किस पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, ग्राउंड वाटर पे, और ग्राउंड वाटर जो है आपको पता है डिप्लीट करता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो वो आपको और क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन बिलो। ठीक है, अब सॉरी, इसको हम लोग जो है इरेज कर लेते हैं एक बार, आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन इस पैसेज में ये कहीं नहीं दिया हुआ है अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, फर्दर हो सकता है कि इसके आगे जहां पर से भी ये पैसेज लिया गया, आपको पता है जनरली एडिटोरियल से लिया जाता है, तो फर्दर हो सकता है कि आगे बात किया गया हो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, लेकिन इस पैराग्राफ में या जो भी आपको दिया हुआ है पैसेज, इसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात नहीं हुआ है। तो ये जो है आप बोल सकते हैं कि इसको अभी आप स्टे पे रखिए, इसको आप गलत मत करिए, लेकिन आप स्टे पे रखिए कि ये अभी हमको जो है प्रोबेबल नहीं लग रहा है। आगे पढ़िए, heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dry land cropping systems। देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर बताया गया है कि फार्मर का डिपेंडेंस जो है वो ग्राउंड वाटर पे बढ़ रहा है, लेकिन इस पैसेज में ये नहीं बताया गया है कि अगर हमें ग्राउंड वाटर पे अपना डिपेंडेंस घटाना है तो हमें ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम्स को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ दिया हुआ है? डेफिनेटली नहीं दिया हुआ। ये स्टेटमेंट हो सकता है कहीं बिल्कुल एज अ जनरल स्टेटमेंट ये सही हो, लेकिन इस पैसेज में ये जो है आपके नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग अभी हटा सकते हैं, आप बोल सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटिंग इट। देखिए ये जो है सबसे इनकम्पासिंग स्टेटमेंट है। क्यों? देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही बात हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही क्या हुआ है कि कावेरी बेसिन तमिलनाडु में आपके जो वहाँ पर जो रेनफॉल है उसका पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, जिसके वजह से ओवरऑल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इसके बारे में तो बात हो रहा है क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टेटमेंट आपका सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का ही बात करा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या चीज़ का इंक्रीज कर दिया है? क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या हुआ आपको पता है? जो आपके जो इवन जो रेनफॉल है दैट इज ऑल्सो अ वाटर रिसोर्स, आपका जो ग्राउंड वाटर है दैट इज ऑल्सो आपका वाटर का सोर्स। तो इस सब का जो है क्रिटिकलिटी इंक्रीज कर दिया है और साथ में इन लोग को थ्रेटनिंग भी दे रहा है, थ्रेटन भी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट कर रहा है। तो अभी तक जो बेस्ट मैसेज जो स्टेटमेंट कन्वे कर रहा है वो कौन सा है आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी रखते हैं। अभी हम लोग पहले देख लेते हैं डी में क्या दिया हुआ है। क्लाइमेट चेंज कॉजेज द फार्मर टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड रिस्की कोपिंग स्ट्रैटेजीज। दिस इज ऑल्सो अ बोल सकते हैं आप प्रोबेबल स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या किया है? कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड। क्या हुआ? जैसे ग्राउंड वाटर पे ही उन लोग जो अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से अनसस्टेनेबल है, क्योंकि अगर आप वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है वो ग्राउंड वाटर, तो वो अनसस्टेनेबल है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो अगर आप देखेंगे सी और डी के बीच में आपको जो है कुछ यहाँ पर आप बोल सकते हैं सिमिलैरिटीज़ है और कुछ कुछ मैसेज जो है कन्वे करा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ढंग से मैसेज कन्वे कर रहा है वो यहाँ पर करा है, क्योंकि ये वाटर रिसोर्सेज, सारे वाटर रिसोर्सेज का बात कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली आपके इस पैसेज में दिया हुआ है। तो आपको एक गट फीलिंग आएगा कि नहीं सी और डी में जो है वो बेटर लग रहा है सी। और ये गट फीलिंग कैसे आएगा? द मोर आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये ऑप्शन जो है वो सबसे क्लोज है इस पैसेज का जो मैसेज कन्वे हो रहा है, आप अपने आप जो है बोल देंगे कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं तो इसका कुछ लॉजिक, आप इतना टाइम आपके पास नहीं रहता है कि आप बिल्कुल दो ऑप्शंस को इसमें बताएं कि अच्छा इसमें ये नहीं है इसमें ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप दो ऑप्शंस तक पहुंच गए हैं, अब 50-50% आपका चांसेस है। अब आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा आप उतना करेक्ट जो है वो ऑप्शन को मार्क करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के थ्रू ये ऑप्शंस दोनों को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A central message of modern development economics is the importance of income growth, by which is meant growth in gross domestic product. In theory, rising GDP creates employment and investment opportunities. As incomes grow in a country where the level of GDP was once low, households, communities and governments are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make for a good life. ठीक है, टुडे
GDP has assumed such a significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know they mean growth in GDP. ठीक है, तो इस पैसेज को आपने समझ लिया कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीडीपी के थ्रू जो है हम लोग किसी भी कंट्री के ग्रोथ को जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो है जीडीपी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं महत्व दिया जाता है असेस करने में कि किसी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें इनकम का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अभी तक दिया हुआ है, हमें पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज टू द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। देखिए यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री का नहीं बात हो रहा है, यहाँ पर डेवलपिंग प्रोसेस की बारे में बात हो रही है कि अगर कोई कंट्री जो है जो पहले आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आप एक लाइन पढ़िएगा, इनकम ग्रोज इन अ कंट्री वेयर द लेवल ऑफ जीडीपी वॉज वंस लो हाउस होल्ड, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कहीं पर किसी कंट्री में जहाँ पर जीडीपी जो था वो एक समय में कम था, और अब अगर जीडीपी राइज हो रहा है या इनकम राइज हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट के प्रोसेस में वो चल रहा है। लेकिन ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि राइजिंग जीडीपी इज़ एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री। देखिए ये स्टेटमेंट जान के बनाया गया है, अगर यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री नहीं दिया जाता तो आपका ये स्टेटमेंट हो सकता था कि सही होता, ये दिया जाता कि राइजिंग जीडीपी इज़ एन एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी इन अ डेवलपिंग स्टेट, इस तरह का बात बोलता है, या फिर बोलता कि टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इस तरह का बात बोलता, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, राइजिंग जीडीपी इज एन एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो इसी कारण ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, बहुत लोगों को ये सही लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन टफ है। ठीक है, ये सीसैट में एक टफ क्वेश्चन में आप रख सकते हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है। डेवलप्ड कंट्री होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जीडीपी जो है वो राइज करता चला जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनका जीडीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से, तो इसी कारण ये स्टेटमेंट जो है वो इनएप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स। यहाँ पर देखिए ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग एजम्पशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राइजिंग जीडीपी के बारे में बात हो रहा है, राइजिंग इनकम के बारे में बात हो रहा है, लेकिन ये आपको पता है, ये आपको नॉर्मली भी इकोनॉमिक्स में पता है कि जीडीपी राइज होने से मतलब ये नहीं होता है कि आपका पर कैपिटा इनकम या आपका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है आपको जो वेल्थ का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स, टू ऑल, अगेन दिस इज एन एक्सट्रीम, या आप ऑल हाउस होल्ड से ही समझ रहे हैं कि एक एक्सट्रीम सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एजम्पशंस जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट क्या कि किसी डेवलप्ड कंट्री का जो है वो जीडीपी जो है वो राइज होते रहना चाहिए। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री का बात हो रहा है, और सेकंड क्या है कि राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी जो है कहीं इसके जगह यहाँ पर आपको पैसेज में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन अ डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग अ वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग? ठीक है, why cannot mass welfare be left entirely to markets? There is a built-in tension between markets and democracy. Markets do not work on one person one vote principle, and democracies do. ठीक है, one gets out what one gets out of the marketplace depends on one's endowment skills, purchasing power, and forces of demand and supply. Markets reward individual initiative and skill, and may also lift many from the bottom rungs of the society, but some people never get the opportunity to develop the skills, ठीक है, and that market demands. They are simply too poor and too handicapped, or skill formation takes too long. But creating jobs, market may be able to help even unskilled people, but capitalism has always witnessed bursts of unemployment. ठीक है, यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक आपके दिमाग में इमेज बन गया है कि यहाँ पर बात हो रहा है मार्केट इकोनॉमी के बारे में और गवर्नमेंट इंटरवेंशन या डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रहा है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि क्या हम लोग किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को सिर्फ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, या पूरी तरह से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसा बना सकते हैं, क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कोई नीड नहीं होता है। इसके बीच में जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पर कैपिटलिज्म का कुछ जो है बेनिफिट्स भी बताया जा रहा है कि वो सब के लिए जिसके पास स्किल है, ठीक है, जिसके पास जो भी मतलब अगर आपके पास स्किल है तो आपको एनफ स्पेस मिलता है अपने लिए
अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिनके पास उतना आप बोल सकते हैं ना उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं या फिर उतना इंटेलेक्ट रहता है कि वो अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ढूंढ पाए। तो उस केस में क्या होता है, सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यही चीज़ जो है आपके पूरे पैसेज में दिया हुआ है, रोल ऑफ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या डेमोक्रेसी आप बोलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। फर्स्ट क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलाई ऑन द मार्केट फोर्स टू इनेबल देम टू बी वेलफेयर स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन मार्केट फोर्सेज टू इनेबल देम टू बी अ वेलफेयर स्टेट्स। यहाँ पर सीधा सीधी बोला गया है कि आप जो है सिर्फ मार्केट फोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते हैं एक वेलफेयर स्टेट बनने में। वेलफेयर स्टेट क्या होता है कि हर लोग के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पर आपको हमने बोला कि वेलफेयर, आपको पता है कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल रहते हैं जिनको मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में जो है वो खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि ना ही उनके पास रिसोर्सेज रहता है, ना ही वो स्किल डेवलप कर पाते हैं, या स्किल जब तक डेवलप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बीत जाता है, तो वो कभी भी मार्केट रेलिवेंट नहीं हो पाते हैं। अब मार्केट रेलिवेंट नहीं होते हैं तो वो मार्केट इकोनॉमी में हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी देगी, ठीक है, उनको कुछ फ्री एजुकेशन देगी, उनको कुछ रिजर्वेशंस देगी। तो इस तरह का काम जो है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ताकि उनको एट पार लाया जाए बाकी लोगों से जिनका इंटेलेक्ट अच्छा है, जो अपने लिए खुद आप बोल सकते हैं खुद जो है अपने लिए जॉब या आप बोल सकते हैं दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसी कारण वेलफेयर स्टेट के लिए जो है सिर्फ मार्केट फोर्सेस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब प्योरली कैपिटलिस्ट सोसाइटी पर आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि एक जो है वो वेलफेयर स्टेट बने। आपका जो रोल ऑफ डेमोक्रेसी या रोल ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में आपको दोनों का एक परफेक्ट मिक्स चाहिए, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले बाकी लोगों को थ्राइव करने का, लेकिन गवर्नमेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ लोग जो अपने लिए ढंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो है उनको थोड़ा सा मदद करे। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, मार्केट्स इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मार्केट इंश्योर सफिशिएंट, यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है कि मार्केट जो है वो इंश्योर करता है सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव। यहाँ पर देखिए अगेन यहीं पर ये तो बात बोला जा रहा है ना कि मार्केट इज इंपॉर्टेंट, कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या डेमोक्रेसी का इंटरवेंशन जो है, या फिर डेमोक्रेसी को इफेक्टिव होना जो है वो सिर्फ मार्केट इकोनॉमी पर नहीं हो पाएगा। वहाँ पर आपको पता है कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हैं एक तरह से, अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कुछ सोशलिस्टिक थिंग्स भी जो है वो एक सोसाइटी या एक कंट्री में इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो एक परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए कैपिटलिज्म और काइंड ऑफ सोशलिज्म का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, थर्ड क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन द इकोनॉमी ग्रोथ। इसी का तो बात अभी हम लोग कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ बेनिफिट्स वैसे सेक्शन ऑफ पीपल को देने का जरूरत है जो कि अपने खुद से जो है मार्केट इकोनॉमी में आप बोल सकते हैं कैपेबल नहीं है या कॉम्पिटिटिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह में गवर्नमेंट का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और यही स्टेटमेंट आपका थर्ड बोल रहा है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। आपका क्या है 1 और 3 ओनली। ठीक है, तो 1 हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड है, थर्ड ओनली बिल्कुल सही है, यही जो होगा आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा है ये डेफिनेटली सही है। यही बात हो रही है कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग पीछे रह जाते हैं इन अ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। आगे देखते हैं क्या है, 2 और 3 ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 तो हमने पहले ही कर दिया एलिमिनेट, और 1, 2, 3 तो होगा नहीं, तो आपका क्लियर कट जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी जो है 3 ओनली। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है बी 3 ओनली। अब आपने देखा यहाँ पर हमने क्या कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर किया और आपके साथ ही सॉल्व किया। पूरे पैसेजेस को हमने यहाँ पर पढ़ा, ऐसा नहीं है कि हमने पैसेजेस स्किप कर दिया। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जब तक हम लोग का नेक्स्ट प्रीलिम्स आता है। हम लोग ऐसा बहुत सारा सेशन लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पैसेजेस जो है उसको कवर करेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पैसेज हमारे साथ ही पढ़िए और क्वेश्चंस को हमारे साथ ही सॉल्व करिए। ठीक है, इसी कारण इस सीरीज़ का पूरा नाम है प्रैक्टिस सीरीज़, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिलेंगे और हम लोग बिल्कुल साथ में सॉल्व करेंगे। कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर पढ़ा फिर बाद में यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्व करें, तो फिर वहाँ पे कंसेप्ट्स का मिसमैच हो जाता है। वंस आप यहाँ पर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक,
लॉजिक और आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्ट होगा कि आपसे ये सारे क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में भी पूछे जाए तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।